तो आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। हर हलके से अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो सभी ने जो टिकट की डिमांड कर रहे हैं एक्टिव हो चुके हैं, और काफ़ी नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव से 2 या 3 महीने पहले पोस्टर वगैरह हल्के में लगाते हैं, खुद को वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। और काफ़ी नेता ऐसे हैं जो धरातल पर काम करते हैं और टिकट की मांग भी कर रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ में मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह जी, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार सत्येंद्र जी। नमस्कार अशोक भाई, और सभी पब्लिक रिएक्शन टीवी के दर्शकों को भी मेरी प्यार भरी राम राम। बिल्कुल सत्येंद्र जी, जैसा कि आपने विधानसभा आदमपुर से चुनाव लड़ा था 2014 में भी, और उस समय शायद आप कांग्रेस पार्टी से थे, चुनाव लड़ा था। उसके बाद में आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और 2019 में आपने चुनाव नहीं लड़ा। तैयारी अच्छी थी और अचानक से मतलब कि पैराशूट कैंडिडेट सोनाली फोगाट को शायद उस टाइम बीजेपी की ओर से उतार दिया गया। उसके बाद में 2022 का उपचुनाव आया, भव्य बिश्नोई ने चुनाव लड़ा और आपने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। अब फिर से आप उसी रण से तैयारी कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? देखिए अशोक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्थायी राजनीति में किसी बड़े नेता ने कही थी कि राजनीति में स्थायी कोई दोस्त नहीं होता, स्थायी कोई दुश्मन नहीं होता। नीतियों की बात होती है, नेतृत्व की बात होती है, नीयत की बात होती है। निसंदेह 2014 में कांग्रेस पार्टी के बतौर उम्मीदवार मैंने चुनाव लड़ा, और चूंकि संगठन में लंबा काम किया, 1995-96 से कांग्रेस पार्टी में अलग अलग पदों पे काम किया, और 2014 में कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। उसके बाद 5 साल चुनाव का रिजल्ट जो था, निसंदेह 10 साल का शासन था कांग्रेस पार्टी का, और लोगों में कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि एक बदलाव की बात थी। लोगों को लगा अभी बदलाव करेंगे तो कुछ बेहतर होगा, और आज वही लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम किसी की भी बात करें, किसान के ले लीजिए, या कोई ऊर्जावान युवा जब कोई व्यवसाय की तरफ चलता है, तो वो कोई भी व्यवसाय करता है तो उसको लगता है कि निसंदेह वो मेहनत करेगा, काम करेगा, परंतु कई बार रिजल्ट प्रतिकूल नहीं होते, अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं, जिसमें उतना फायदा नहीं हो पाता। या हम कई बार देखते हैं हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर फिर भी जब रिजल्ट आता है तो जितनी उनकी उम्मीद, आशा, अपेक्षा होती है प्रतिशत की, उतने प्रतिशत नहीं आ पाते। तो इसी तरह का रहा जद्दोजहद चुनाव की नहीं है अशोक भाई, क्योंकि आप समय भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और मेरा न्योड़ी खुर्द गांव है, आपका साथ लगता गांव है, और आप भी पूरे इलाके में, क्योंकि आप में युवा जोश है, पूरे इलाके में घूमते, आपने भी महसूस किया होगा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को, 55 गांवों को जो उसका हक, जो उसका अधिकार है, वो भी नहीं मिल पा रहा। केवल और केवल देखिए, आदमपुर के लोग मैं मानता हूं मेहनती हैं, मन के साफ हैं, और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य जी के साथ खुले मन से उनका साथ देते हैं। ये आशा होती है, अपेक्षा होती है, वे विश्वास करके देते हैं कि वो उनका कुछ अच्छा करेंगे, परंतु होता बिल्कुल उल्टा है। मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं अशोक जी, कई दफा पॉलिटिकल पिकनिक। कुलदीप बिश्नोई जी का जो परिवार है वो 5 साल में एक बारी पॉलिटिकल पिकनिक करने के लिए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, और 1 महीने अपनत्व दर्शाते हैं, स्नेह दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है, कहने में, मानने में नहीं है, और फिर गायब हो जाते हैं। आदमपुर अपनी बदहाली पर फिर 4 साल 11 महीने मतलब परेशान होता रहता है। किसान के खेत में पानी नहीं, घरों में पीने का पानी नहीं, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं, स्कूल है तो टीचर नहीं, कॉलेज बहुत पुराने समय में चौधरी भजन लाल जी ने एक कॉलेज खुलवाया था आदमपुर में, उसके बाद दूसरे कॉलेज के लिए कोर्ट की माध्यम से न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उसके बाद बाढ़ संबंध में कॉलेज बना, परंतु वो भी अभी पूरी तरह उसकी बिल्डिंग अपनी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल है, आप देखिए आदमपुर का अस्पताल है वो रेफलर अस्पताल बन चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुलदीप जी को, भव्य जी को चैलेंज करता हूं, वो आज बताएं कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने अस्पताल हैं सिविल, कितने पीएचसी हैं, कितने सीएचसी हैं, कितने हेल्थ सेंटर पे, अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए,
कितनी एक्चुअल में है, पद खाली पड़े हैं, एक्सरे सीटी स्कैन जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं है, ब्लड टेस्ट, कई ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो आदमपुर अस्पताल में होते नहीं है। इस तरह की जो बदहाली है उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? संघर्ष वो है, पार्टी एक मंजिल पे पहुंचने का एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। मंजिल आदमपुर विधानसभा से एक अच्छे प्रतिनिधि का विधानसभा में जाए आदमपुर क्षेत्र से और आदमपुर के लिए काम करे, नियत नीति ये है। जैसा कि आप दोबारा से फिर हल्के में तैयारी कर रहे हैं और संभवतः यानी कि 2024 का चुनाव भी आप लड़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई का परिवार आदमपुर विधानसभा से अगर हम बात करें तो यहाँ से जीतता आ रहा है लगातार। उनके पिताजी भी यहाँ से जीते हैं, कुलदीप बिश्नोई भी, उनकी माताजी भी, अब उनका तीसरी पीढ़ी जैसे कि भव्य बिश्नोई भी चुनाव जीत रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा हैं, धुरंधर आए उनके सामने, आए और चले भी गए। आपने भी 2 दफा चुनाव लड़ा है, कुलदीप बिश्नोई के सामने भी लड़ा है, भव्य बिश्नोई, दोनों टाइम दुर्भाग्यवश आप पराजित रहे। और भी मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी से काफी बड़े बड़े योद्धा आकर पराजित होकर चले गए और फिर से उसी रण में उतरने की कोशिश आप कर रहे हैं। मतलब कैसे टक्कर कैसे दे पाएंगे? देखिए अशोक जी, मैंने कहा, क्योंकि वही मतलब उसी परिवार के सामने फिर से चुनाव लड़ना हो। देखिए अशोक जी, मैंने कहा था आपको, विषय ये नहीं है कि चुनाव कौन लड़ता है, विषय ये है कि आदमपुर के हकों को हासिल कौन कर पाता है। निसंदेह एक परिवार, देखिए चौधरी भजनलाल का हम समय की बात ना करें तो बेहतर होगा। चौधरी भजनलाल ना केवल हरियाणा अपितु राष्ट्र पे एक अच्छे नेता की उनकी एक छवि रही है, और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से तो उनका बड़ा विशेष स्नेह था, और एक परिवार की भांति वो एक जो बुजुर्ग परिवार में होता है वो सहेज कर रखने का काम करते थे। मामला नहीं संभला तो कुलदीप जी से नहीं संभला। कुलदीप जी की सोच जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुलदीप जी की सोच राजनीति से प्रेरित है, और राजनीति से जो प्रेरित सोच होती है उसमें उनके लिए मुख्य जो हो जाता है वो पद हो जाता है, और जो समाज सेवा से प्रेरित जो सोच होती है उसमें वो इलाके के विकास की बात करते हैं, उसके लिए पद बड़ा नहीं होता। इसी तरह मैंने कहा, राजनीतिक पार्टी अहम नहीं है, पार्टी अहम नहीं है, अहम है कि किस तरीके से उचित व्यक्ति, काबिल व्यक्ति, जो व्यक्ति आदमपुर विधानसभा से जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो आदमपुर विधानसभा की गरीब की, किसान की, कमेरे की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, बुजुर्ग की, युवाओं की, बच्चों की परेशानी को समझ सकता हो और उस परेशानी को विधानसभा में उठाए और उसको कहीं ना कहीं सुलझाने का काम करे। देखिए, अगर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सीसवाड़ गांव में आए थे, और सीसवाड़ गांव में आके उन्होंने कहा था कि हरियाणा विधानसभा में सबसे कम हाजिरी है तो कुलदीप बिश्नोई की है। ये मेरा नहीं है, ये उस मुख्यमंत्री का दावा है जिस मुख्यमंत्री ने कुलदीप जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने का काम किया। देखिए, जो व्यक्ति अब कोई बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो उससे आप अच्छे नंबरों की अपेक्षा कैसे करेंगे? कोई किसान खेत में नहीं जाएगा, उस खेत में अच्छी पैदावार की अपेक्षा कैसे करेंगे? इसी तर्ज पर अगर विधानसभा का सदस्य विधानसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा का सदस्य लोकसभा में नहीं जाएगा, तो करेगा क्या? देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें हम विधायक को, क्योंकि एक आम किसान को, जमींदार को, गरीब को, कमेरे को एक फुर्सत नहीं होती कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए चंडीगढ़ जाए, दिल्ली जाए, इसलिए एक विधायक को चुनते हैं हम। विधायक हमारे टैक्स से तनख्वाह लेने वाला एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को हमने चुना कि वो जाए और विधानसभा में जाके हमारे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करे और उन्हें करवाए। परंतु आप देखिए कितना गलत है कि वो विधानसभा में नहीं जाते, उनसे कैसे उम्मीद करोगे? जहां तक जीत की और हार जीत की बात है, देखिए लोकतंत्र है, इसमें मैं बहुत ज्यादा, मैं आमतौर पे कहता हूं कि मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। राजनीतिक चुनाव लड़ता हूं, संगठन में लंबे समय काम किया, चुनाव भी निसंदेह 2 बार लड़े, परंतु राजनीतिक षड्यंत्र और जो ये चाल चलना और ये जो गड़बड़ जो करते हैं ना राजनीति, वो उसमें मैं परिपक्व नहीं हूं और मैं होना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं देर लगेगी, निसंदेह मन में नियत मेरी साफ है, नीति है मेरे पास, नेतृत्व करने की क्षमता है, समय लगेगा, परंतु
वो दिन आएगा जब आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को उसका हक मिलेगा और उस हक को दिलवाने में अहम भूमिका निभाने का काम मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल। 2022 में आपने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था। अभी तक मतलब ऐसा कोई बदलाव, उठापटक वैसे शुरू हो चुकी है नेताओं की, अभी तक आपके अंदर ये देखा नहीं गया है। हो सकता है कि 2024 का चुनाव भी आम आदमी पार्टी से ही लड़े। तो चुनाव जो है कि संभावित है कि मुद्दों पर वादों पर लड़ा जाता है और झूठे वायदे भी राजनीति में आपको पता है किए जाते हैं, मुद्दे भी विशेषकर रखे जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए दिन किसी ना किसी शहर में पहुंच रहे हैं, अपने जो मुद्दे हैं वो रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो वृद्धाओं को है सम्मान दिया जाएगा, जैसे कि 6,000 रुपये पेंशन कर दी जाएगी, एलपीजी के दाम कम कर दिए जाएंगे सिलेंडर के, और पेट्रोल के दाम भी हम जो प्रदेश स्तर का जो टैक्स है उसको कम करके कम करेंगे, और जो बीपीएल परिवारों को जैसे पहले भी प्लॉट दिए जाते थे इसी तरीके से दिएंगे। और भी काफी मतलब घोषणाएं कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी भी अपने जो मतलब उन्होंने मुद्दे हैं वो रख रहे हैं, जैसे कि हमने महिलाओं को मान सम्मान दिया, गरीब परिवारों को प्लॉट दिए, और जिनको प्लॉट नहीं मिला उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी, मकानों को नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपए दिए, मतलब किसानों के लिए तिमाही की 2,000 रुपए देने का काम किया। काफी मतलब रख रहे हैं मुद्दे। तो आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आपने कहा कि किसान को 2,000 रुपये मासिक देने का, मासिक त्रैमासिक 3 महीने में, उससे ज्यादा पैसा तो सरकार ने जीएसटी के माध्यम से कृषि से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, खाद है, बीज है और ट्रैक्टर के इक्विपमेंट है, उन पे जीएसटी लगा के 6,000 रुपये सालाना जो देने का काम किया, उससे ज्यादा किसान की जेब से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कहती थी 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। आज भी आय दोगुनी छोड़िए, किसानों की जो दुर्दशा, चाहे हम किसान आंदोलन के दौरान 700 से अधिक जो किसान शहीद हुए, उनके परिवारों को आज तक सुध लेने का काम नहीं किया। जो दुर्दशा किसानों की, गरीबों की, कमेरे वर्ग की इस सरकार में हुई है, देखिए वो आज तक कभी हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद आज तक नहीं हुई। हमने पूछा है कि आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ेगी। वैसे कोई पर्सनल मुद्दे भी हो सकते हैं आपके, चलिए पार्टी के नहीं, मतलब कोई नेता के भी काफी पर्सनल मुद्दे होते हैं जो हल्के में रखे जाते हैं। देखिए, मैं अशोक जी, मैंने आपको बताया, मेरा पहला जो है, क्योंकि जल ही जीवन है, किसान के खेत में पानी और हर घर में पानी, पहली प्राथमिकता मेरे व्यक्तिगत मुद्दे हैं। क्योंकि मैं न्योड़ी खुर्द गांव से हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं स्कूली शिक्षा हुई, यहीं खेती करी है मैंने। जो पीड़ा किसान को खेत में पानी ना मिले, वो पीड़ा मुझे भी, उस पीड़ा का मैं खुद स्वयं भुगतवार हूँ। किसान के लिए पानी, घर में पीने का पानी, बच्चों के लिए स्कूली व्यवस्था, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, ये मेरे व्यक्तिगत मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए, चुनाव निसंदेह राजनीति में हूँ, चुनावी राजनीति एक महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु केवल और केवल चुनाव लड़ने की राजनीति नहीं करूंगा। इस इलाके को आगे कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा, आपने कहा राजनीतिक पार्टी। देखिए, 2022 में निसंदेह आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा, उसके बाद स्वास्थ्य की दिक्कत रही, कुछ सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुए, 7-8 महीने कभी अस्पताल कभी घर, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। अब डॉक्टरों ने कुछ दिन पहले कहा कि आप स्वास्थ्य ठीक है, उसके बाद से निरंतर हम अपने हलके में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, और बहुत जल्द आने वाले समय में सबकी राय लेकर एक, मैं ये मानूंगा कि एक जॉइंट फैसला, एक सामूहिक फैसला लेकर आदमपुर के किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, वो फैसला लेने का काम करेंगे। उसी फैसले पर आगे बढ़ेंगे और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाने का काम करेंगे। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी से तो एक प्रतिद्वंदी भी आपकी आ चुकी है वैसे आदमपुर में वैसे आम आदमी पार्टी से 2022 में आप ही ने चुनाव लड़ा था, और मेन कैंडिडेट देखे जाए तो उसके अंदर जी आप ही थे अभी तक। और बालसुमंद से रेणु चहल, युवा भी है, महिला नेत्री भी है, साथ में पढ़ी लिखी भी है, आप ही की पार्टी से प्रतिद्वंदी है। हो सकता है टिकट में भी बाजी मार जाए। तो अगर टिकट का जुगाड़ नहीं बैठता है तो मतलब किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय कैसे? देखिए, बालसमंद आपने बताया, बड़ा गांव है बालसमंद इलाके का। रमेश जी की सुपुत्री का आपने चर्चा करी। देखिए, उस तरफ की बेल्ट का ऐसा भी कहना है कि हम विधायक बनाते हैं। रमेश जी का परिवार निसंदेह निस्वार्थ भाव से, पूरी मेहनत और लगन से 2022 के चुनाव में हमारे साथ काम किया उन्होंने, और शुभकामना हर
पार्टी की, देखिए मैं ये मानता हूं, मैंने, आपने सुना भी होगा 2022 के चुनाव में भी मैंने कहा था कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, 1,80,000 मतदाता है, 1,80,000 मतदाता में से हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, और नई पीढ़ी, नए लोग आगे आएंगे, नई सोच, नई ऊर्जा होगी, नई दिशा दिखाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आदमपुर के विकास की बात होगी। आज आदमपुर में मुद्दा है जो विकास की दृष्टि से जो पिछड़ रहा है, और उस किसकी वजह से पिछड़ रहा है। विकास की दृष्टि से निसंदेह सब सहमत हैं इस बात से कि हम पिछड़ रहे हैं। 2022 के चुनाव में कुलदीप जी ने भी कहा था राजनीतिक वनवास खत्म करूंगा, परंतु लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताकर लोगों ने कुलदीप जी को आईना दिखाने का काम किया कि आप जो झूठ बोल रहे थे वो झूठ नहीं चलेगी। पार्टी, क्योंकि 1-1.5 साल से घर था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो फिलहाल तो मैं किसी पार्टी में हुई नहीं। और आगे जो एक मैंने बताया, अभी 55 गाँव में गए, 55 गाँव में परिवार के सदस्यों ने, साथियों ने जो फैसला, एक सामूहिक फैसला लेने का एक टीम है हमारी, कोर ग्रुप है एक, जो एक फैसला ले रहा है, और निसंदेह हफ्ते 10 दिन में उस फैसले को सामूहिक रूप से निभाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं एक मजबूत विकल्प कुलदीप जी भव्य जी के सामने रखने का काम करेंगे कि कहीं ना कहीं कुलदीप जी भव्य जी को या तो ये पॉलिटिकल पिकनिक बंद करनी पड़ेगी, या उनको आदमपुर विधानसभा से हाथ धोना पड़ेगा। ये बात मैं नियत से कह रहा हूँ आपको। आम आदमी पार्टी जिस समय आपने ज्वाइन की, अशोक तंवर जी को आप अपना नेता मान रहे थे, तंवर जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, कहीं मतलब आपका मन भी, आप कह रहे हैं कि सामूहिक फैसला लेंगे। देखिए, आपका भी नाम अशोक है और मेरे जो बड़े भाई हैं उनका भी नाम अशोक तंवर है। निसंदेह अशोक तंवर जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में काम किया, चुनाव लड़ा उनके नेतृत्व में, बहुत अच्छे मजबूत एक अच्छे व्यक्ति हैं, स्वभाव से, मेहनत से, नीयत से, नीति से और नेतृत्व क्षमता है। आज वो अपने व्यक्तिगत है, उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने का उन्होंने फैसला किया, और जो मेरा फैसला नहीं होगा, जो भी फैसला होगा एक सामूहिक फैसला होगा। मैं बता रहा हूँ 55 गाँवों में, क्योंकि वो कहते हैं कि जन्म से कर्म से आदमपुर में ही रहे, आदमपुर में ही खेले पले बढ़े, तो एक हर व्यक्ति से एक व्यक्तिगत जुड़ाव है। तो कहीं ना कहीं सबकी सलाह लेकर एक जो फैसला हुआ, मैंने बताया कोर कमेटी है, हमारे कुछ साथी हैं जो वो उस पर चर्चा चल रही है, और हफ्ते 10 दिन में एक अच्छा फैसला और कहीं ना कहीं एक अच्छा मजबूत विकल्प बनकर उभरेंगे हम। बिल्कुल, आप लोगों ने देखा कि सतेंद्र सिंह 2024 का चुनाव जरूर लड़ेंगे। सतेंद्र जी, हमने तो गेटअप वगैरह देखा था आपका, हमने सोचा संन्यास वगैरह लेंगे आपकी राजनीति से। देखिए अशोक जी, मैं एक छोटी सी आपने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा चुनाव सतेंद्र लड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, सतेंद्र चुनाव लड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है। आदमपुर विधानसभा को उसका हक दिलवाने के लिए कोई एक मजबूत विकल्प बने, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना जी, तो वो एक मजबूत विकल्प होगा, वो विकल्प सतेंद्र होगा, ये जरूरी नहीं है। परंतु देखिए, मैं तो 1,80,000 मतदाता, मैं तो सबको सतेंद्र मानता हूँ, बिल्कुल, और उनको मैं अपना मानता हूँ। मैं अपने अंदर, कहते हैं कि जैसे आप हो ना वैसे अगला नजर आना चाहिए, आप आईने देखने का काम करें तो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। राजनीति में भी कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों को और इनको आगे लाना होगा धीरे धीरे, तब बात बनेगी। केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं ये ठीक नहीं है। व्यक्तिगत राजनीति को छोड़कर सामूहिक सामाजिक राजनीति जब होगी, वो सेवा भाव के साथ आगे बढ़ेंगे, वो रहेगा, तो एक मजबूत विकल्प बनेंगे। वो सतेंद्र हो सकता है, कोई और हो सकता है, वो जरूरी नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैंने अभी, आपने जब आम आदमी पार्टी के विकल्प की बात करी तो मैंने कहा हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो वही चीज है, चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे आदमपुर के हकों की लड़ाई विधानसभा में मजबूती से लड़े, उचित प्रतिनिधि यहां से जाए, वो महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर 2024 में पुरजोर कोशिश करेंगे। बिल्कुल सतेंद्र जी, जैसे हमने आपसे पहले भी पूछा कि कुलदीप बिश्नोई परिवार सामने चुनाव लड़ेगा, तो मतलब कि उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1,80,000 जैसे आपने भी बताया आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में वोट है, उनमें से 30,000 जो वोट बैंक है वो बिश्नोई परिवार का है, जो कि ऐसा माना जाता है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ ही कन्वर्ट हो जाता है। कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में थे तो वो वोट बैंक कांग्रेस में था, जैसे बीजेपी में आए तो बीजेपी में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा बहुत हम कुछ कह नहीं सकते। तो मतलब जो हार जीत तय करता है वोट बैंक, क्योंकि 30,000 वोट बैंक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रिझाने का कैसे काम करेंगे।
देखिए, अगर आप देखें अशोक जी, आप खुद मानते हैं, वैसे तो देखिए मैं जातिगत उस चीजों में विश्वास ही नहीं करता। मैं मतलब 1,80,000 मतदाताओं को एक नजर से देखने का काम करता हूँ। लीड देके चलता ना वोट बैंक को। देखिए, निसंदेह आपने 1,80,000 मतदाताओं की बात करी, पर उसमें 1,80,000 में 30,000 की बात करी, तो क्यों ना हम उन 1,50,000 मतदाताओं की भी बात करें। अब आप कह रहे हैं 30,000 इनके साथ है, तो जो 1,50,000 मतदाता, देखिए देखिए देखिए, निसंदेह मैं मानता हूँ आदमपुर में दो तरह का वोटर है, और चूंकि मैं केवल अब नहीं, बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, 95-96 से राजनीतिक जीवन में हूँ मैं, तो मैंने काफी चुनाव देखे हैं जहां पर कहीं ना कहीं दो धड़ों में बंटने का काम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र करता है। एक धड़ा हराने के लिए चुनाव लड़ता है, एक धड़ा जिताने के लिए चुनाव लड़ता है। तो कई बार बड़ा नजदीकी से भी मामला हो गया। 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं 2019 और 2024 में, जहां पर इस परिवार को या इस परिवार के समर्थित उम्मीदवार को हारना पड़ा। तो बदलाव तो देखिए 2 बार हो चुका, निसंदेह कोई जरूरी नहीं है। और जहां तक वोटर जो है, वोटर अब दिन ब दिन, आप लोग जैसे ऊर्जावान और जो जागरूक पत्रकार हैं, आप भी अपना अच्छे से रोल निभा रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता आ रही है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का हर युवा, हर महिला, कहीं ना कहीं हर किसान, हर कमेरा ये देख रहा है कि किस तरीके से और विधानसभा क्षेत्रों में विकास हो रहा है और हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो वो जो जागरूकता है ना, वो अहम है। जिस दिन वो जागरूकता 100% हो जाएगी, उसमें हम भी सहयोग करेंगे, आप पत्रकार होने के नाते आप भी सहयोग करेंगे, और भी जो समाज सेवी लोग हैं, युवा क्लब हैं, वो जब सहयोग करेंगे, जागरूकता आ जाएगी, तो निसंदेह देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब चुनाव, लोकतंत्र हमारा संविधान बनाया, तो ये परिवार ये सब कर दिए थे साथ। तो ये समय की बात है। और कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि आज भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग चौधरी भजनलाल के प्रति जो स्नेह है, उसको देखते हुए वोट डालने का काम करते हैं। जो आपने वोट बैंक की बात की ना, वो वोट बैंक कुलदीप जी का नहीं है, वो वोट बैंक चौधरी भजनलाल जी का है। चौधरी भजनलाल जी से आज भी आदमपुर क्षेत्र के लोग अपनत्व और स्नेह रखते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव है। उसका नाजायज फायदा उठाने का काम कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई करते हैं, उनकी भावनाओं से खेलने का काम करते हैं। कब तक खेल पाएंगे ये केवल देखने का विषय है अशोक जी। और बहुत जल्द, मुझे तो जो लगता है, जो अभी मैंने बताया कि मैं पिछले लंबे समय से अब आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव, हर गली, हर घर तक मैंने पहुंचने का काम किया, बदलाव नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में सतेंद्र जी, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से, और अब की बार 2024 के चुनाव में फिर से अपनी दावेदारी थोप रहे हैं। अब देखा ये जाएगा कि सतेंद्र सिंह कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।